नमस्ते। आज हम एक बहुत बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। 20वीं सदी, एक ऐसी सदी जिसने जिसने एक तरफ तो इंसान को एटम से लेकर चांद तक पहुंचा दिया, मतलब तरक्की की रफ्तार ऐसी जो पहले कभी देखी नहीं गई। हाँ, बेमिसाल तरक्की। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी सदी ने 2 विश्व युद्ध देखे, इंसानी क्रूरता की वो हदें देखी जिनसे एक गहरी बेचैनी और एक खालीपन पैदा हुआ। सही कहा। और इसी विरोधाभास को समझने के लिए आज हम AC वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। हमारी कोशिश ये समझने की है कि जब बाहरी दुनिया में इतनी तरक्की हो रही थी तो इंसान अंदर से इतना खोखला क्यों महसूस करने लगा था। और साहित्य ने, उस दौर के लेखकों ने इस कहानी को कैसे देखा, कैसे बयान किया। तो चलिए शुरू करते हैं 20वीं सदी की सुबह से, जब विक्टोरियन युग की वो मजबूत दिख रही इमारत में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। हाँ, विक्टोरियन समाज को समझना हो तो सोचिए एक ऐसा घर जिसकी नींव बहुत गहरी है। धर्म, परिवार, साम्राज्य, नैतिकता, सब कुछ पत्थर की तरह अटल। हाँ, अटल माना जाता था। हाँ, लेकिन समस्या ये थी कि उस घर के अंदर रहने वाले कई लोगों को लगने लगा था कि ये नींव, ये खोखली है। बाहर से सब ठीक दिखता था, पर अंदर ही अंदर एक घुटन थी। जी। जॉर्ज मेरेडिथ जैसे लेखकों ने तो कहा कि उन्हें उस दौर की कविताओं से पाखंड की गंध आती है। पाखंड की गंध मतलब लोग नियमों को मान तो रहे थे, पर दिल से नहीं, बस दिखावे के लिए। बिल्कुल। और सैमुअल बटलर की किताब एरवे हॉर्न ने तो इस दिखावे पे क्या कहते हैं, सीधा हमला ही कर दिया। और इस हमले को एक आंदोलन में बदलने का काम किया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। वो उस दौर के सबसे बड़े विद्रोही थे, है ना? हाँ, कह सकते हैं। उनका एक ही फलसफा था, हर चीज पर सवाल उठाओ, उसे जांचो, परखो। उनकी एक बहुत मजेदार लाइन है मेजर बारबरा नाटक में। हाँ, जिसमें एक किरदार कहता है, दुनिया की यही तो दिक्कत है, ये अपनी पुरानी भाप की मशीनें और इंजन तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रह, अपनी पुरानी नैतिकता, इन सब को नहीं फेंकती। शो सीधे सीधे कह रहे थे कि अगर मशीनें अपग्रेड हो सकती हैं तो हमारे विचार और मान्यताएं क्यों नहीं। लेकिन जब आप किसी इमारत की नींव हिलाते हैं तो कुछ लोगों को आजादी महसूस होती है, पर बहुतों के पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाती है। बिल्कुल। और वही हुआ, पुरानी निश्चितताएं टूटने लगीं। शॉ की ही एक पात्र है बारबरा, वो कहती है, मैं एक ऐसी चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं हमेशा रहने वाली समझती थी, और बिना कुछ कहे वो मेरे नीचे से हिल गई और बिखर गई। वाह! इसी बिखराव ने एक आध्यात्मिक खालीपन, एक स्पिरिचुअल वैक्यूम पैदा कर दिया। भगवान पर से भरोसा उठ रहा था, पुरानी नैतिकता मजाक लग रही थी, तो अब इंसान किस चीज के सहारे जीता? और इसी सवाल ने पूरी सदी को परेशान किया। और इसी उथल-पुथल के माहौल में लेखकों के 2 बड़े खेमे बन गए। हाँ, 2 बिल्कुल अलग रास्ते, जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थे फेबियन सोसाइटी से जुड़े लेखक जैसे बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स। इनका मानना था कला समाज के लिए है। मतलब साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को बदलना, उसे बेहतर बनाना है। फेबियन सोसाइटी, ये लोग समाजवादी थे, सही कहा। इनका मानना था कि सरकार को लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ज्यादा दखल देना चाहिए। सही पकड़ा। ब्रिटेन में जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जहां सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की जिम्मेदारी लेती है, उसकी नींव सिडनी और बीट्रिस वेब जैसे फेबियन विचारकों ने ही रखी थी। सोच तो अच्छी थी। सोच अच्छी थी, लेकिन स्रोत इसके एक अंधेरे पहलू की तरफ भी इशारा करता है। वो क्या? जब सिस्टम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो इंसान की अपनी पहचान खोने का खतरा होता है। वो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भीड़ का हिस्सा, या जैसा स्रोत कहता है, एक पंच किया हुआ कार्ड बनकर रह जाता है। उसकी पहचान उसका नाम नहीं, उसका नंबर हो जाता है। मतलब कॉमन मैन नहीं, मास मैन का दौर। हाँ, भीड़ में गुम हो चुके आदमी का। बहुत दिलचस्प बात है। और दूसरा खेमा कौन सा था जो इनसे बिल्कुल उल्टा सोचता था? वो था ब्लूम्सबरी ग्रुप। इसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर जैसे बड़े लेखक थे। अच्छा। और इनका नारा था, कला सिर्फ कला के लिए है। उनका मानना था कि कला का मकसद कोई सामाजिक सुधार करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य की रचना करना है। तो क्या ये लोग एक तरह के बौद्धिक घमंडी थे? मतलब क्या वे जानबूझकर आम लोगों से दूरी बना रहे थे? बिल्कुल, और यही उनकी फिलॉसफी का हिस्सा था। वो खुद को आम जनता से बौद्धिक रूप से बेहतर समझते थे। उनके लिए कला एक ऊंची मीनार जैसी थी, जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। और इसी ग्रुप में एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम है,
मशहूर अर्थशास्त्री J.M. कीन्स का। अरे हाँ, कीन्स, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में दुनिया की सोच बदल दी। उनका साहित्य से क्या लेना देना? लेना देना था, और शायद बहुत गहरा। 1919 में पहले विश्व युद्ध के बाद कीन्स ने एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। इसमें उन्होंने वर्साई संधि की धज्जियां उड़ा दी, वो संधि जिसमें जर्मनी पर युद्ध का सारा दोष डालकर उस पर भारी जुर्माना लगाया गया था। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि एक अर्थशास्त्री की किताब ने अनजाने में अगले विश्व युद्ध की नींव रखने में मदद की? हाँ, ये एक चौंकाने वाली बात है। स्रोत का तर्क है कि कीन्स ने वर्साई संधि की इतनी तीखी आलोचना की कि इसने जर्मनी के लोगों के मन में ये बात पक्की कर दी कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और इस अन्याय की भावना ने बदले की आग को हवा दी, जो शायद हिटलर के उदय और दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। ये दिखाता है कि शब्द भी हथियारों जितने ही शक्तिशाली हो सकते हैं। वाओ, मतलब एक तरफ लेखक और विचारक अपनी अपनी दुनिया में बहस कर रहे थे, लेकिन फिर पहले विश्व युद्ध ने आकर सब कुछ पलट दिया। एकदम। सारे सिद्धांत धरे के धरे रह गए। युद्ध ने एक पूरी पीढ़ी को तोड़कर रख दिया। इसके बाद आया मोहभंग का दौर। एरिच मारिया रिमार्क की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जैसी किताबों ने दुनिया को हिला दिया। इन किताबों ने बताया कि युद्ध में गोलियों से ज्यादा खतरनाक वो जहर था जो सैनिकों की आत्मा में उतर गया था। वो शारीरिक रूप से भली बच गए, पर नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मर चुके थे। और इस मोहभंग का असर 1930 के दशक के लेखकों में भी पड़ा होगा, जब यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह सिर उठा रहे थे। बहुत गहरा असर पड़ा। उस दौर के युवा लेखकों को लगा कि अब कला के लिए जैसी बातें करने का वक्त नहीं है। अब कला को राजनीति का हथियार बनना होगा, फासीवाद के खिलाफ लड़ना होगा। ये तो एक तरह का जुनून बन गया होगा। स्रोत इसकी तुलना एक धार्मिक जुनून से करता है। जैसे पहले लोग धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, वैसे ही ये लेखक समाजवाद के लिए हो गए। लेकिन क्या इससे साहित्य बेहतर हुआ, या फिर वो सिर्फ प्रचार बन के रह गया? ज्यादातर मामलों में दूसरा वाला हुआ। बहुत सारा साहित्य उबाऊ प्रचार बन के रह गया। वो उन्हीं लोगों के लिए लिखा जा रहा था जो पहले से ही उस विचारधारा को मानते थे। वो किसी का मन नहीं बदल रहा था, बस अपनी ही बात दोहरा रहा था। इस पर लेखक E.M. फॉस्टर की एक बात मुझे याद आती है, जो बहुत सटीक लगती है। उन्होंने सवाल उठाया था कि एक कलाकार अपनी हाथी दांत की मीनार में अलग थलग क्यों रहता है। एक कारण तो डर हो सकता है, और दूसरा कारण, जैसा फॉस्टर कहते हैं, भीड़, समुदाय और दुनिया के प्रति बोरियत, घृणा और आक्रोश भी हो सकता है। अच्छा। फॉस्टर का कहना था कि समुदाय भी बहुत स्वार्थी हो सकता है। वो अपनी बेहतरी के लिए इंसान के उस हिस्से को कुचल देता है जिसे अकेलेपन की जरूरत होती है। यानी हमें सिर्फ समुदाय को नहीं, बल्कि उस अकेले व्यक्ति को भी बचाना है। बिल्कुल। और फिर आया 1922 का साल, जिसे साहित्य में एक बड़े मोड़ की तरह देखा जाता है। इस साल दो बहुत ही मुश्किल किताबें आईं, जेम्स जॉयस की यूलिसिस और T.S. एलियट की द वेस्टलैंड। और इन किताबों के साथ, जैसा स्रोत कहता है, साहित्य आम रास्ते को छोड़कर एक ऐसे गूढ़ किले में घुस गया जहां आम पाठक का पहुंचना नामुमकिन था। इससे पहले के बड़े लेखक जैसे हार्डी, किपलिंग, शॉ, वेल्स, ये सब मुश्किल लिखते थे, पर उन्हें आम लोग भी पढ़ते थे। हाँ, समझते थे। लेकिन जॉयस और एलियट के साथ ये सिलसिला टूट गया। तो क्या साहित्य जानबूझकर एक एलीट वर्ग का खेल बन गया, एक प्राइवेट क्लब जैसा? काफी हद तक यही हुआ। इसके पीछे एक तरह का बौद्धिक अहंकार था। आम पाठक की समझ को तिरस्कार की नजर से देखा जाने लगा। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जॉयस की किताब पर एक आलोचक स्टुअर्ट गिलबर्ट ने लिखा, जॉयस ने अपनी बुद्धि के अधिकार को दिमागी तौर पर पिछड़ी हुई अनियंत्रित भीड़ के सामने कभी झुकने नहीं दिया। पिछड़ी हुई भीड़, ये भाषा देखिए। हाँ, ये रवैया साफ दिखाता है कि अब साहित्य आम लोगों के लिए नहीं लिखा जा रहा था। और इसी दौर में अकादमिक आलोचना का भी एक अजीब रूप सामने आया। वो किस्सा तो कमाल का था। एक प्रोफेसर ने एक मामूली सी टाइपिंग की गलती को बहुत बड़ी साहित्यिक खोज समझ लिया था। हाँ, ये किस्सा मजेदार भी है और डरावना भी। प्रोफेसर विलियम एम्पसन, जो बहुत बड़े आलोचक थे, T.S. एलियट की एक कविता पढ़ रहे थे। कविता की एक लाइन के आखिर में कॉमा गलत जगह लगा हुआ था, एक मामूली प्रिंटिंग की गलती। और उन्होंने इस पर पन्नों का विश्लेषण लिख डाला कि कैसे कवि ने जानबूझकर ये कॉमा यहाँ लगाया है और इसके कितने गहरे मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक अर्थ हैं। और फिर क्या हुआ? बाद में पता चला कि ये गलती सिर्फ किताब के तीसरे और चौथे एडिशन में थी। पहले, दूसरे और बाद के सभी एडिशन में कॉमा सही जगह पर था। ये कवि की कोई गहरी चाल नहीं थी, बल्कि प्रिंटर की एक छोटी सी भूल थी।
ये तो बहुत शर्मनाक हुआ होगा। लेकिन ये दिखाता है कि अकादमिक दुनिया असलियत से कितनी कट गई थी। स्रोत इसके लिए एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल करता है, सेरिब्रल इंसेस्ट। बौद्धिक व्यभिचार, ये बहुत भारी शब्द है। हाँ, पर इसका मतलब है कि एकेडमिक दुनिया बाहरी दुनिया से कटकर सिर्फ अपने आप से ही बात करने लगी थी। जैसे एक ही परिवार में विचार गोल गोल घूम रहे हों, कोई नई हवा अंदर आ ही नहीं पा रही। खैर, फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन में वेलफेयर स्टेट बना, जिसका वादा था कि सबके लिए उचित हिस्सेदारी। तो क्या इसके बाद समाज में संतोष और खुशी का माहौल बना? हुआ इसका ठीक उल्टा। नतीजा बड़ा अजीब निकला। लोगों को आर्थिक सुरक्षा तो मिली, लेकिन समाज में संतोष की जगह एक उदास मायूसी, एक सलन डिसकंटेंट फैल गई। और अपराध दर बढ़ने लगी। हाँ, लोगों के पास जरूरत की चीजें तो थीं, पर जिंदगी में कोई मकसद या रोमांच नहीं बचा था। और इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई चीज बाजार में आई, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। और इसे हवा दी विज्ञापनों की दुनिया ने। अब विज्ञापन सिर्फ ये नहीं बताते थे कि कौन सा साबुन बेहतर है, अब वो डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। ये लोगों के दिमाग से नहीं, बल्कि उनके दिल और अवचेतन मन से खेलने की कला थी। इसका कोई उदाहरण है स्रोत में? कई हैं। जैसे विज्ञापनों में बियर पीने को दोस्ती और प्यार से जोड़ा जाने लगा। चॉकलेट, गैस के चूल्हे, जूतों जैसी चीजों को भी यौन आकर्षण से जोड़कर बेचा जाने लगा। और शिक्षक परेशान थे कि सिगरेट और शराब को मर्दाना और कूल होने की निशानी बनाकर युवाओं को बेचा जा रहा था। बिल्कुल, विज्ञापन अब जरूरतें पूरी नहीं कर रहे थे, वो नई नई इच्छाएं पैदा कर रहे थे। और इस नए समाज के खिलाफ युवाओं का भी एक विद्रोह हुआ, जिन्हें बीटनिक पीढ़ी कहा गया। हाँ, ये अमेरिका के जैक केराउएक जैसे लेखकों से प्रभावित थे। ये ऐसे युवा थे जो समाज से पूरी तरह तंग आ चुके थे। उन्हें ये बनावटी दुनिया, नौकरी, पैसा, सफलता की दौड़ सब बकवास लगता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज के हर नियम को तोड़ने का फैसला किया। उनके फटे पुराने कपड़े, उनके रहने का तरीका, सब कुछ समाज के मुंह पे एक तमाचा था। वो कह रहे थे, हमें तुम्हारी इस दौड़ में शामिल ही नहीं होना। और इसी दौर में एक और चीज का स्तर गिरा, व्यंग यानी सटाया का। देखिए, व्यंग एक बहुत ताकतवर हथियार हो सकता है। ये समाज की बुराइयों पर मजाकिया अंदाज में चोट करता है ताकि सुधार हो सके। पर उस दौर में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, स्रोत कहता है कि उस दौर में व्यंग सिर्फ बुद्धिहीन मजाक बनकर रह गया। इसका मकसद सुधार करना नहीं, बल्कि सिर्फ किसी भी इज्जतदार व्यक्ति या संस्था का मजाक उड़ाना, उसे नीचा दिखाना रह गया था। मतलब किसी चीज को गहराई से समझे बिना बस उसकी खिल्ली उड़ाना। हाँ, स्रोत इसे समकालीन व्यंग उद्योग की गैर जिम्मेदाराना नफरत कहता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है? 20वीं सदी की कहानी क्या है? ये एक बहुत बड़े विरोधाभास की कहानी है। एक तरफ विज्ञान और तकनीक की बुलंदियां और दूसरी तरफ इंसान की आत्मा का बिखराव। और साहित्य ने इस पूरे सफर में एक आईने का काम किया। कभी उसने समाज को रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो कभी वो आम इंसान से इतना दूर चला गया कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। स्रोत में एक आखिरी बात बहुत दिलचस्प कही गई है। वो कहते हैं कि आज जब हम पीछे मुड़कर विक्टोरियन युग को देखते हैं तो उनका वो पाखंड हमें शायद सराहनीय संयम और शालीनता लगने लगता है। हाँ, और ये आज के दौर से बिल्कुल उल्टा है, जहाँ दिखावा और पर्सनैलिटी कल्ट हावी है। आज हर कोई अपनी जिंदगी को पब्लिक में जीना चाहता है, हर छोटी बड़ी बात दुनिया को बताना चाहता है। विक्टोरियन लोग कम से कम अपनी निजी जिंदगी को निजी रखते थे, उनमें एक तरह का संयम था। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया पर शोहरत रातों रात मिलती है और चली भी जाती है, जहां हर कोई अपनी राय का ढिंडोरा पीटने के लिए बेताब है, क्या गहरी सोच और महान साहित्य के लिए जरूरी वो एकांत, वो ठहराव और वो संयम कहीं हमेशा के लिए खो गया है?